Hello everyone, this is पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो आपका यूपी टेट का प्रीवियस ईयर पेपर है। और इस पेपर की मैं यहाँ पे बात करूँ तो यह पेपर आपका 2019 का है। और मैं यहाँ पे बात करूँ तो डेट है आपकी यहाँ पे एग्ज़ाम डेट हो जाती है आपकी 8 जनवरी 2020। तो 8 जनवरी 2020 को यह परीक्षा हुई थी जो कि आपकी पर्यावरण की है। तो इसको मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कराऊंगी। आज यह हमारी पर्यावरण को लेकर के फर्स्ट क्लास है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की है। मैं आपको यहाँ पे 2011 से लेकर 2011 से लेकर आपके 2022 तक के सभी जो आपका 2022 में जो 2021 वाली परीक्षा थी उसका री एग्ज़ाम हुआ था। क्या हुआ था? री एग्ज़ाम हुआ था। तो उसको मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट डिस्कस कराऊंगी। तो आप इनको अच्छे से समझ के चलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मैं यहाँ पे बात करती हूँ जो आपकी हिंदी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं इनको मैंने यहाँ पे लगभग कंप्लीट करा ही दिया है। और मैं बात करूँ सीडीपी की तो सीडीपी में मैंने आपको यहाँ पे 2019 का पेपर करा दिया है। और हम कल की नेक्स्ट वीडियो में 2018 का करेंगे। तो यहाँ पे हमारा यह 2019 का पेपर है। कौन सी सब्जेक्ट का है? तो हमारा ईवीएस का हो जाता है। तो इसको मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी, यानी कि जो आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से इनको कंप्लीट डिस्कस कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर आपका 1 आता है। यहाँ पे बताना है सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। तो यह आपकी कहाँ से कहाँ तक चली थी, यह बात आपसे यहाँ पे पूछी है। तो यह आपकी बम्बई से थाने के बीच चली थी, कलकत्ता से अलीपुर के बीच चली थी, या फिर कलकत्ता से दमदम के बीच चली थी, या फिर बम्बई से पुणे के बीच चली थी। तो जो आपकी 1853 में पहली यात्री ट्रेन चली थी तो यह कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, यह बम्बई से थाने के बीच चली थी। मुंबई से थाने के बीच चली थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाता है। और इसकी मैं बात करूं तो यह आपकी 16 अप्रैल 1853 में यह ट्रेन चली थी। तो यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि 16 अप्रैल 1853 में यह ट्रेन चली थी। और यह कितने किलोमीटर चली थी? तो 34 किलोमीटर यह ट्रेन चली थी। यहाँ तक बात क्लियर? मुंबई से थाने के बीच में सन 16 अप्रैल 1853 में और 34 किलोमीटर यह ट्रेन चली थी। इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है आपका कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। तो एशिया का सबसे बड़ा जो पशु मेला है कहाँ पर आयोजित होता है? तो यह आपका सोनपुर में होता है, पुष्कर में होता है, नासिक में होता है, या फिर हरिद्वार में होता है। तो एशिया का सबसे बड़ा जो पशु मेला है कहाँ पर आयोजित होता है? तो इसका सही आंसर है यह आपका पुष्कर में होता है। कहाँ पे होता है? पुष्कर में आयोजित होता है। इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है। और इस मेले की मैं यहाँ पे बात करूँ तो यह मेला आपका कब लगता है? तो यह मेला आपका नवंबर और दिसंबर के बीच में लगता है। ठीक, नवंबर और दिसंबर के बीच में यह मेला लगता है। इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है आपका कि राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी तो 1961 में हुई थी, 1971 में, 1981 में, या फिर 1951 में। तो राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1, यह आपकी 1961 में हुई थी। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है आपका कि समता का अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? यह बात आपको बतानी है कि जो समता का अधिकार है उसका उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद आपका 14 से 18 होता है,
अनुच्छेद आपका 23 से 24 होता है, अनुच्छेद आपका 25 से 28 होता है, अनुच्छेद आपका 19 से 22 होता है। तो जो समता का अधिकार होता है, क्या होता है, समता का अधिकार होता है, इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1। 14 से 18 के बीच में आपका क्या होता है? यह आपका समता का अधिकार होता है। और मैं यहाँ पे बात करूँ, नेक्स्ट बात करूँ, जो आपका 23 से 24 होता है, यह आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है। इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे मैं यहाँ पे बात करूँ, जो आपका 25 से 28 होता है, यह आपका कौन सा होता है? यह आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है। कौन सा होता है? यह आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है। स्वतंत्रता स्वतंत्रता का अधिकार होता है, अधिकार होता है। इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक। और यहाँ पे मैं बात करूँ, आर्टिकल 19 से 22 के बीच में कौन सा अधिकार होता है? तो 19 से 22 के बीच में आपका यहाँ पे आपका कौन सा हो जाता है? तो 19 से 22 के बीच में आपका यहाँ पे स्वतंत्रता का अधिकार हो जाता है। कौन सा होता है? स्वतंत्रता का अधिकार हो जाता है। इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ तक बात क्लियर? कौन सा अधिकार होता है? स्वतंत्रता का अधिकार होता है। इतना ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है कि किस देश में लचीला संविधान लागू है? कौन से देश में जो आपका लचीला संविधान है यह लागू है? तो चीन में है, अमेरिका में है, यूनाइटेड किंगडम में है, या फिर आपका भारत में है। तो जो लचीला संविधान लागू है भारत का, यह आपका कहाँ पे है? तो यह आपका यूनाइटेड किंगडम में हो जाता है। यूनाइटेड किंगडम में यह आपका लचीला संविधान लागू है। इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 आता है। तो यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेडियर पाया जाता है? तो रेडियर कौन से प्रदेश में पाया जाता है? तो यह आपका गर्म मरुस्थल में, मानसून में, टेंगा में, या फिर टुंड्रा प्रदेश में। तो जो आपका रेडियर पाया जाता है यह आपका कहाँ पे पाया जाता है? तो इसका आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर हो जाता है, यह आपका टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है। यह आपका कहाँ पे पाया जाता है? रेडियर टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 आता है। यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? तो जो आपका शीतोष्ण घास का प्रदेश नहीं है कौन सा होता है? यह आपका कंपास होता है, डाउन्स होता है, प्रेरीज होता है, या फिर पंपास होता है। तो शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है, यानी प्रदेश नहीं है। तो यह बात आपको यहाँ पे बतानी है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1 होता है। जो घास का प्रदेश नहीं है यह आपका कंपास हो जाता है। क्या हो जाता है? कंपास हो जाता है। इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ तक बात क्लियर? डाउन्स की मैं यहाँ पे बात करूँ तो यह कहाँ पे होता है? यह आपका ऑस्ट्रेलिया में होता है। कहाँ पे होता है? ऑस्ट्रेलिया में होता है। इतना आपको ध्यान रखना है। और मैं यहाँ पे किसकी बात करूँ, यहाँ पे मैं प्रेयरी की बात करूँ तो यह आपका उत्तरी अमेरिका में होता है, उत्तरी अमेरिका में होता है। और मैं यहाँ पे बात करूँ किसकी, यहाँ पे मैं बात करूँ पंपास की, तो पंपास आपका कहाँ पे होता है? तो यह आपका अर्जेंटीना में होता है। कहाँ पे हो जाता है? अर्जेंटीना में होता है। इतना आपको ध्यान रखना है। तो जो कंपास घास का मैदान नहीं है यह शीतोष्ण नहीं है। इतना आपको ध्यान रखना है। डाउन्स की बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया में होता है। प्रेरीज की बात करूँ तो उत्तरी अमेरिका में होता है। पंपास की बात करूँ तो अर्जेंटीना में होता है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, आपको इसका आंसर बताना है। तो जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है। जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप हो जाता है। तो यह आपका उत्तरी अमेरिका होता है, एशिया होता है, अफ्रीका होता है, या फिर यूरोप होता है। तो जो आपका जनसंख्या के आकार के अनुसार जो बृहत्तम महाद्वीप होता है कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर होता है आपका यहाँ पे एशिया। क्या होता है? एशिया होता है। इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जो आपका बृहत्तम महाद्वीप है यह आपका एशिया हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर?
और मैं यहाँ पे बात करूँ जो आपका यूरेशिया है, यह आपका यूरोप और एशिया को मिला करके इसको हम यूरेशिया कह देते हैं। भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? भारत में जो थारू जनजाति है कहाँ पे निवास करती है? तो यह आपकी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, उत्तराखंड में, झारखंड में या फिर थार मरुस्थल में। तो जो आपकी थारू जनजाति है यह कहाँ पे निवास करती है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो यह आपकी यहाँ पे जो आपका उत्तर प्रदेश है इसके तराई क्षेत्र में और उत्तराखंड में, इन दोनों में यह थारू जनजाति क्या करती है? निवास करती है। तो ए और बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपके दोनों सही हैं। आयोग ने इन दोनों को सही माना है। किसने? आयोग ने दोनों को क्या माना है? दोनों को सही माना है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है। क्वेश्चन नंबर 10 आता है कि भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है। तो यह बताना है कहाँ पे स्थित है जो आपका भिलाई इस्पात संयंत्र है। तो झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में या फिर आपका मध्य प्रदेश में। तो इसका सही आंसर हो जाता है, यह आपका छत्तीसगढ़ में हो जाता है। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ पे है? तो यह आपका छत्तीसगढ़ राज्य में है, इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 आता है। आपको बताना है कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पर है भारत में, यह बात बतानी है। तो यह आपकी विधानसभा में है, मंत्रिमंडल में है, पंचायती राज संस्थाओं में है या फिर आपकी लोकसभा में है। तो भारत में महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है यह कहाँ है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर आपको बताना है। तो यह आपकी जो आरक्षण की व्यवस्था है यह बतानी है कहाँ पर है? तो यह आपकी पंचायती राज संस्था में है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। कहाँ पे है? तो यह आपकी पंचायती राज संस्था में है। यहाँ तक बात क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12 आता है। यह बताना है आपको कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? तो इसकी उम्र बतानी है किसकी? जो आपके राज्यपाल होते हैं राज्य के, तो इनकी उम्र क्या हो जाती है यह बतानी है आपको। तो यहाँ पे आपकी 45 वर्ष होती है, 50 वर्ष होती है या फिर आपकी यहाँ पे 30 वर्ष होती है या फिर आपकी 35 वर्ष होती है। तो राज्यपाल बनने के लिए यानी राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कितनी उम्र चाहिए? तो इसका सही आंसर है यहाँ पे 35 वर्ष चाहिए। कितनी वर्ष चाहिए? 35 वर्ष चाहिए। किसके लिए? राज्यपाल के लिए। और हम बात करते हैं राष्ट्रपति के लिए, तो राष्ट्रपति के लिए भी यहाँ पे 35 वर्ष ही चाहिए। यहाँ तक बात क्लियर? यह भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आता है। तो सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित करते हुए यहाँ पे कूट चिन्ह को चुनना है आपको। तो यह मैंने आपको यहाँ पे मिला दिए हैं, आपको क्रॉस में इस तरीके से आपको यह मिलाने थे। ठीक, तो यहाँ पे मैं बात करती हूँ इसकी किसकी, कि जो आपका यहाँ पे सुमेल करना है। तो यह आपके भारतीय संघ है, यह कौन हो जाते हैं? इसके प्रधानमंत्री। राज्य की मैं बात करूँ तो राज्यपाल, नगर निगम की बात करूँ तो मेयर और ग्राम पंचायत की बात करूँ तो यह आपके सरपंच हो जाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर? भारतीय संघ की मैं बात करूँ तो प्रधानमंत्री होते हैं, राज्य की मैं बात करूँ तो राज्यपाल होते हैं, नगर निगम की बात करूँ तो मेयर होते हैं और ग्राम पंचायत की बात करूँ तो सरपंच होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर? इसका सही आंसर हो जाता है आपका यहाँ पे, यह आपके मैंने यहाँ पे मिला दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आता है। आपको बताना है आर्टिकल 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ पे हुआ है? तो यह आपका केरल में, जम्मू और कश्मीर में, मध्य प्रदेश में या फिर आपका बिहार में। तो आपको बताना है इसका प्रयोग कहाँ पे हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका केरल। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। आर्टिकल 356 का प्रयोग कहाँ पे हुआ है? केरल में हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 आता है। आपको बताना है कि नगर निगम के द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है। तो नगर निगम के द्वारा कौन सा कर लगाया जाता है? तो गृह कर,
चुंगी कर, उपरोक्त सभी या फिर मनोरंजन कर। तो कौन सा कर लगाया जाता है किसके द्वारा? नगर निगम के द्वारा। तो यह बात बतानी है। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होता है। उपयुक्त सभी कर क्या लगाए जाते हैं? उपयुक्त सभी कर लगाए जाते हैं। जैसे मैं बात करूं, जो आपके गृह कर होते हैं, चुंगी कर होते हैं और मनोरंजन कर, यह किसके अंतर्गत आ जाते हैं? तो यह आपके नगर निगम के अंतर्गत आ जाते हैं। कहाँ पे आ जाते हैं? नगर निगम के अंतर्गत आ जाते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 आता है कि संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार, जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं, तो यह आपका क्या हो जाता है? यह आपका पार्थिनियम हिस्टेरोफोरस यानी कांग्रेस घास होता है। यह आपका एरखोनिया क्रॉसिपस जलकुंभी होती है, या फिर सिनोडोन डेक्टाइलोन यानी दूब घास होती है, या फिर लेंटाना कैमरा होता है। तो जो आपका समस्याकारी जलीय खरपतवार होता है यानी बंगाल का आतंक इसको हम कहते हैं। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाता है? तो इसका सही आंसर होता है यह आपका जलकुंभी होती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 आता है, आपको बताना है कि वायरस के अजैविक होने के लक्षण हैं। वायरस के अजैविक होने का लक्षण आपको बताना है क्या होता है? तो इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता, यह प्रजनन नहीं कर सकता, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, या इसमें वंशानुगत सामग्री नहीं पाई जाती। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपको आंसर बताना है। तो यह आपका वायरस अजैविक होने का लक्षण है, क्या होता है? तो इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 3। इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। किसके रूप में? क्रिस्टल के रूप में इसको परिवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 18 आता है, आपको इसका आंसर बताना है कि पादप हार्मोन को फलों को पकाने में सहायता करता है। कि जो आपका पादप हार्मोन है, यह कैसे फलों को पकाने में सहायता करता है? तो यह आपका जिब्रेलिन, या फिर साइटोकाइनिन, या फिर इथाइलिन, या फिर ऑक्सिन। तो इसका आंसर बताना है कि जो पादप हार्मोन है यह फलों को पकाने में सहायता करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। यह आपका क्या है? इथाइलिन है। क्या है? इथाइलिन है, जो फलों को पकाने में क्या करता है? सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 19 आता है, आपको बताना है कि स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु, जिसमें नाइट्रोजन यानी N2 स्थिरीकरण की क्षमता होती है, वह है। तो यह आपका राइजोबियम है, क्लोस्ट्रिडियम है, या फिर विब्रियो है, या फिर आपका एजियोटोबैक्टर है। तो इसमें बताना है एजियोटोबैक्टर। तो इसका आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 19 का क्या हो जाता है? तो इसका सही आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्लोस्ट्रिडियम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20 आता है, तो किस प्रकार का डीएनए में कौन सा सामान्य रूप से पाया जाता है? यानी कि किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? तो यह आपका सी डीएनए होता है, बी डीएनए होता है, या जेड डीएनए, या फिर ए डीएनए। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सी जो कोशिका है, डीएनए कोशिका है, तो इसमें कौन सा आपका यहाँ पे यह पाया जाता है, कौन सा डीएनए होता है? तो इसका सही आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बी डीएनए बोलते हैं। यहाँ तक बात क्लियर? क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्न में से कौन अचल जीव का उदाहरण है? कौन है वह? क्या है? अचल जीव का उदाहरण है, यह बात बतानी है। तो यह आपका लीच होता है, काइटन होता है, इक्नस होता है, या फिर यूप्लेक्टेला होता है। तो जो आपका अचल जीव है इसका उदाहरण आपको बताना है, क्या हो जाता है? यह आपका यूप्लेक्टेला होता है। ऑप्शन 4 आपका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 आता है, आपको बताना है कि प्रोटीन अणुओं की इकाई है। तो प्रोटीन अणुओं की क्या इकाई हो जाती है? वसा अम्ल होता है, अमीनो अम्ल, विटामिन, या फिर आपका ग्लूकोज। तो जो आपकी प्रोटीन अणुओं की इकाई होती है यह क्या होती है? यह आपकी अमीनो अम्ल होती है। क्या होती है? अमीनो अम्ल होती है। यह बात आपको ध्यान रखनी है।
क्वेश्चन नंबर 23 आता है, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा अंग पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। तो यह आपका लवक होता है, यह आपका यहाँ पे रिक्तिकाएं हैं, क्या है, रिक्तिकाएं हैं, रिक्तिकाएं हैं, या फिर आपका यहाँ पे तारक काय होता है, या फिर आपका यहाँ पे सेल्यूलोज कोशिका भित्ति होती है। तो कौन सा अंगक है वह पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम तारक काय बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24 आता है, यहाँ पे बताना है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाती है। तो इसका सही आंसर है आपका यकृत। कौन सी ग्रंथि होती है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी यकृत होती है। क्वेश्चन नंबर 25 आता है कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य पक्षी कौन हो जाता है, मोर होता है, गौरैया होती है, तोता होता है, या फिर आपका सारस क्रेन होता है। तो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या होता है। तो इसका सही आंसर है आपका यहाँ पे, यह आपका सारस क्रेन होता है। राज्य पक्षी की बात की गई है तो यह आपका सारस क्रेन होता है। मोर की मैं बात करूँ तो यह आपका राष्ट्रीय पक्षी होता है। कैसा पक्षी होता है, राष्ट्रीय पक्षी होता है, इतना आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक बात क्लियर। राजकीय पशु है आपका, उसकी मैं बात करूँ तो बारहसिंगा होता है। वृक्ष की मैं बात करूँ तो अशोक होता है। पुष्प की मैं बात करूँ तो पलाश होता है। यहाँ तक बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका 26 आता है, आपको बताना है कि पूर्वा किस आदिवास में शामिल है। तो पूर्वा की मैं बात करूँ तो यह आपका ग्रामीण होता है, रेखीय होता है, नगरीय होता है, या फिर आपका अपखंडित होता है। तो पूर्वा की मैं बात करूँ यह किस आदिवास में शामिल है। तो इसका सही आंसर होता है आपका, यह आपका ग्रामीण होता है। क्या होता है, रूरल होता है, इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 27 आता है, तो कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है, इतना आपको बताना है कि कौन सा यह आपका ज्वालामुखी पर्वत हो जाता है। तो इसका सही आंसर होता है यह आपका किलिमंजारो होता है। ज्वालामुखी पर्वत की मैं बात करूं तो क्या होता है ज्वालामुखी पर्वत, यह आपका किलिमंजारो होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 28 आता है, आपको बताना है कि एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है। तो एलिफेंटा द्वीप कहाँ पे अवस्थित है। तो गोवा तट पर है, मुंबई तट पर है, गंगा डेल्टा पर है, या फिर कच्छ तट पर है। तो जो आपका एलिफेंटा द्वीप है यह कहाँ पर अवस्थित है। तो इसकी मैं बात करूँ तो इसका सही आंसर होता है यह आपका मुंबई तट पर स्थित है। एलिफेंटा द्वीप आपका कहाँ पर है, मुंबई तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका 29 आता है, आपको बताना है कि मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है। तो मानसूनी वन आपके कहाँ पे पाए जाते हैं, इसकी मैं बात करूँ तो यह आपके 70 से 200 सेमी के बीच में यह पाए जाते हैं जो आपके मानसूनी वन होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 30 आता है, लास्ट क्वेश्चन है आपका कि कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार है। तो कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार कहाँ तक है। तो यह आपका हिमालय का है, तिब्बत का है, शान पठार का है, या फिर आपका प्रायद्वीपीय पठार का है। तो कार्बी एंगलोंग पठार यह इसका विस्तार कहाँ पर है। तो इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 4, यह आपका प्रायद्वीपीय पठार का है। कहाँ का है, कार्बी एंगलोंग पठार है, इसका विस्तार प्रायद्वीपीय पठार का है। क्वेश्चन नंबर आपका 30 का आपका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। यहाँ तक हमने सभी जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है हिंदी के मैंने लगभग आपको कंप्लीट करा दिए हैं, और यह आपकी यहाँ पे ईबीएस में कराई रही हूँ। साथ ही साथ हम सीडीपी को भी डिस्कस कर ही रहे हैं, तो आप इन सभी को अच्छे से समझ के चलिएगा। और मैं आपको संस्कृत के भी सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कराऊंगी, तो आपको बने रहना है और अपनी तैयारी को अच्छे से करना है। अभी से अपनी तैयारी में आप लग जाइए। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।